नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे सवाल। मैं हूं मुनीब फारूक। तलातुम बरपा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इंतखाबात वो जो हो गए, तवक्को ये थी कि इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आएगा। ये वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बहसीत काम पाकिस्तानी हमेशा फोकस करता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम आएगा तभी मुआशी इस्तेहकाम मिल सकेगा हमारे मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को। लेकिन बदकिस्मती से वो इस्तेहकाम आया नहीं, उल्टा नए नए सवालात शुरू हो गए, नए नए तमाशे शुरू हो गए। जहाँ हुकूमत साजी के करीब हैं कुछ जमातें, जहाँ पंजाब के अंदर बड़ा वाज़े मैंडेट है, खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े मैंडेट है, सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े मैंडेट है, वहीं पर एतराज़ भी है और एहतजाज भी है। और एहतजाज वो जो गुज़िश्ता रोज़ GDA ने किया था, आज मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर में गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि हम जा किधर रहे हैं? हम शायद दायरों के सफ़र के अंदर ही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाना चाह रही है या अब हुकूमत वफाक के अंदर नहीं बनाना चाह रही? और क्या मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास है कि हम अगर इंतखाबात के बाद, जैसी भी उनके पास इस वक्त अददी अक्सरियत है, अगर वो इंतखाबात के बाद हुकूमत बना रहे हैं वफाक के अंदर, तो ये हुकूमत से ज़्यादा एक आजमाइश का सबब बनेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वफाक में बहुत मसाइल का शिकार होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कतरा रही है वफाक के अंदर आने से? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्राइमरीली डिमांड्स क्या हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? क्या मुज़ाकरात आपस में हो रहे हैं? मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि मेरे भी जहन में है, आपके जहन में है। पहले हिस्से में मेरे मेहमान हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ख्वाजा साहब बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। इट्स वेरी रेयर कि आप लाहौर हों और फिर आपसे इस तरह मुलाकात भी हो जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, इंतखाबात हो गए, आपने को पहला तो इंतखाब लड़ा नहीं है, बड़े लड़े हैं, पर पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफ़ा तो अन्नी डाल गई है। मतलब इतना ज़्यादा शोर है और इतना ज़्यादा तूफ़ान बरपा हो गया है कि उससे लग रहा है कि हमारे मुल्क में ये शायद तारीख़ के धांधली से अटे हुए इंतखाबात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से सारे इंतखाबात के मुतल्लिक़ शोर मचता रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन जब से PTI आई है ना इस इंतखाबात के जो मैदान है या अखाड़ा जो है उसमें आई है, तो उससे ज़्यादा शोर है। तो वैसे भी शोर डालने वाली जमात है। दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बयान में बड़े एक्टिव हैं, चीज़ें फोर्ज करने में एक्टिव हैं बड़ी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालेंगे जिनका वजूद ही नहीं है। इस तरह के वो एक नया कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो विच इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ नॉइस, यू नो, ऐसा नॉइस कि जिसमें बाकी सारी आवाज़ें जो है ना वो दब जाती हैं। तो इसलिए आपको 2013 में भी नज़र आएगा, 2018 में भी नज़र आएगा, 2024 में भी आपको नज़र आ रहा है। वो इमरान खान तो ज़ेरे अताब है, लेकिन उनकी जमात का जो पॉपुलैरिटी है वो तो नज़र आ रही है। नहीं देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये फॉर्म 45 का बड़ा शोर है। जी जी। ये सेंटर ऑफ जो कहते हैं आपके हल्के में हर जगह आई ऑफ द स्टॉर्म में हमें 2018 में फॉर्म 45 नहीं मिले थे, सफ़ेद कागज़ मिले थे। सफ़ेद कागज़ मिले थे। और मैंने वही सफ़ेद कागज़ जो है ना, मैंने खुद बताया हुआ है कि मैंने जनरल बाजवा को कॉल नहीं की थी, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दी कि भाई ये कागज़ हैं 35-40 पोलिंग स्टेशंस के थे, ये सफ़ेद कागज़ों में हमें मिल रहे हैं, तो क्या हमने इलेक्शन लड़ना है या क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना है हमने। बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ तसल्ली बख्श, गैर तसल्ली बख्श इस किस्म का जवाब दिया, मतलब नीदर हेयर नॉट देयर। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है बाज़ जगह जहाँ पे असली इशू हो रहे थे वहाँ से रिज़ल्ट आ गए और वो उन्होंने उनको जहाँ पे नहीं इशू हो रहे, इससे ज़्यादा ताख़ीर थी आपको लगता है? वो पहले ज़्यादा 18 में जी बिल्कुल। अच्छा, बट सवाल मुझे जो रिज़ल्ट मिला था वो अराउंड मिड डे नेक्स्ट डे मिला था। राइट, बट अब इशू ये है कि उन इंतखाबात में, और हर कोई कहता है कि वो भी बड़े RTS बैठा, मशहूर RTS बैठ के और वो धांधली हुई। इन इंतखाबात में धांधली का अंसर आप कहें बेशक कम है, ज़्यादा है, आपका अपना वर्शन होगा, बट ओवरऑल इंप्रेशन ये है कि ये उससे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इंतखाबात है। बट सवाल ये है ख्वाजा साहब, एहतजाज इस लेवल पर चला गया कि आपके कुछ एलाइज, मतलब जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं,
एक तो उन्होंने आकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है, वो उन्होंने बाद में खुद कहा जी अच्छा जी इसको तारीख के सुपुर्द कर दें, बट उन्होंने समहाउ ही साइडेड विद पीटीआई सेइंग कि ये इंतखाबात तो बड़ी धांधली ज़दा है और ये मेरे साथ भी और मैं तहरीक इंसाफ के साथ हम तहरीक चलाएंगे। एक सवाल मैं आपकी वसातों से, मैं मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक, प्यार वाला तल्लक अभी भी है। हाँ अभी भी है, प्यार हमेशा रहेगा। वो एहतजाज जिसके खिलाफ कर रहे हो उन्हीं के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली सवाल ये है कि यानी उनके अगर जिन सीटों पे उनको ग्रीवेंस है वो पीएमएलएन ने तो नहीं ली उनसे, या पीपल्स पार्टी ने नहीं ली उनसे, या किसी एएनपी ने ली, वो सारी सीटें जो हैं वो पीटीआई ने ली हैं। बट मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल? नहीं, मैं आई एम यू नो कंप्लीटली एट लॉस कि मैं क्या गैस करूँगा। सियासतदान उन्होंने आप बसद एहतराम आपकी जमात की पीपल्स पार्टी हो ऐसी तैसी फेर दी है कि आपने तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, सब कुछ किया। मुझे जो याद पड़ता है, शाम का वक्त था और हम उस वक़्त मिनिस्टर कॉलोनी में किसी घर में थे, लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में थे। ठीक, 2022 मियां शहबाज शरीफ का जो घर था एज लीडर ऑफ अपोजिशन। वहाँ से जो है ISI मैस बिल्कुल साथ है, वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 3 मिनट का 4 मिनट का है। वहाँ गए तो मुझे याद पड़ता है, मेरी उम्र ऐसी है कि थोड़ी सी फॉल्टी भी हो सकती है मेरी याददाश्त, लेकिन मेरी खासी क्लैरिटी है इसके मतलब कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप असेंबली तोड़ दें। जो असेंबली जिसने वजूद में आई उसके उन्होंने आप डिज़ोल्व करें और इलेक्शन गो टू इलेक्शन। लेकिन हमारे जो उस वक़्त इत्तेहादी थे जिनके साथ मिलके हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था वो एग्री नहीं किए थे। उन्होंने कहा जी वील इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और हम अब जो बाकी मुद्दत रहे, बाकी मानदा मुद्दत जो है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो वी हैड टू हम अकेले जो है असेंबली अगर डिज़ोल्व कर देते, इन प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस कर देता कि जी असेंबली पांदे हो, तो वो को कंफर्टेबल ना रहते हम अपने इत्तेहादियों के साथ जिनके साथ मिलके हमने किया था। अच्छा, अब लेकिन ये मुझे बड़ा क्लैरिटी के साथ याद है, मियां नवाज शरीफ ने वहाँ से कहा कि आप लोग ना बनाएं, ये तोड़े असेंबली। ठीक है, फिर और उसके बाद एक दूसरी स्टेज भी आई। जी, वो जो नहीं, उसके बाद ये कि ये बात है मेरे ख्याल अप्रैल की बात है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में फिर आया कि जी बजट जो है ना पेश करके जो है ना आप उसके बाद इलेक्शन में चले जाए। ठीक है, यानी मीनिंग बाई के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। और एक स्टेज आई हमारे साथ नेगोशिएशन पीटीआई की हुई और एग्री हुआ। बिल्कुल ठीक, 30 अक्टूबर की डेट भी एग्री हुई। बिल्कुल ठीक, 30 अक्टूबर की डेट भी एग्री हुई, जिससे बैकआउट कर गए पीटीआई वाले जो है, हम एग्री कर गए थे उसके। ठीक, अच्छा, कमिंग बैक टू दी 2024 का इंतखाब। अब आज कमिश्नर रावलपिंडी ने एक पंडोरास बॉक्स है, उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया मुल्क के चीफ जस्टिस पे, चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा जी हमने वाज़े तौर पर 13 हलकों के हमने धांधली करवाई है, रज के करवाई है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती हुई है। अब मुझे आप बताएं कि ये इल्ज़ामात, इनकी एविडेंस आना, सबूत आना, वो तो एक बात का वो आना हर कोई पूछेगा, मैं आप हम सब पूछेंगे, लेकिन उसने जो ज़रब लगाई है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, उड़ा के रख दिया। देखिए, मैं एग्री नहीं करूँगा, भैया मैं इतना एग्री ज़रूर करूँगा कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए, 1 या 2 दिन के लिए एक मैसिव कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हुआ है। ठीक, लेकिन ये लियाकत साहब जो हैं, इनको अल्टीमेटली जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाई है उसका कोई ना कुछ सबूत देना होगा। ऐसे तो नहीं में होगा। वो एक मौलवी साहब थे अफसल, जिनकी दाढ़ी रखी हुई थी, आपको धरने में जाके वो स्टेज पे भी बैठ जाते थे। फिर 2 साल के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी अदालत में जाके जी कि मैंने गलती की और मैंने गलत कहा, जो भी कहा, जो भी उन्होंने माफ़ी में जो भी कहा, मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया। यही हिसाब जो है ना, ये देखें इन्होंने कुछ सबूत नहीं पेश किए, बिकॉज कमिश्नर हैज़ नथिंग टू डू विद इलेक्शंस। अब मैंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, मैंने 8 इलेक्शन, मतलब यहाँ पर DROs जो है डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, DROs, और नीचे जो है AC या ADC
या किसी और महकमे का कोई हेड जो लोकल हो गया, उनको आरओज बनाते हैं। वेरी कॉमन थिंग। मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन आरओज जो है। आपको क्या लगता है कि ये जो ये इनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। इनके उधर ज़माने में जो है बुज़दार साहब ने अपने डीजी खान डिवीज़न के अंदर जो है वो 150-200 अरब को 200 कहता है, को 250 कहता है। मतलब ये क्यों आपको क्या मतलब ये फिर क्या आपको लगता है ये लालच हो सकती है, प्रोवोकेशन है, इनकी रिटायरमेंट करीब बताई जाती है? प्रोवोकेशन 8-10 दिन पहले जो है या 15 दिन या 20 दिन पहले रिटायरमेंट से इन्होंने ये सारा कुछ किया है। मुझे किसी ने बताया, आई एम नॉट श्योर कि इनकी 20 से 21 जो प्रमोशन हो रही थी वो भी नहीं सुपरसीड हुआ है, ये डिफर हुई है जो भी हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना मुनीब के, ये चीज़ इनको 9 दिन के बाद पता लगी है, पहले नहीं पता लगी क्योंकि इलेक्शन हुए आज 9 दिन हो गए ना, आज 9वां दिन था। जी जी जी। तो वो पहले क्यों नहीं बोले? वाई से परसों इन्होंने मीटिंग भी की है डेवलपमेंट की MNAs के साथ कि आपकी फ्यूचर की डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ये वो भी ख्वाजा साहब देखिए बहुत से लोग वो आफ्टर थॉट, देखिए वो अफजल साहब थे, वो 2014 के धरने के करीब उन्होंने आके कहा जी 1 साल बाद के लिए हुआ है। इन्होंने कहा उस तरह से देखा जाए बशीर मेमन साहब, उन्होंने कई बड़ी अरसे के बाद उन्होंने आकर वो रिफ्लेक्ट किया कि उनसे इमरान खान की हुकूमत में क्या हो रहा था। SDG-FI है, वो अपने अहदे पर भी रहे, सब कुछ हुआ, नॉट देयर एंड देन कि उन्होंने कहा जी मुझे आज गैर कानूनी काम करने का हुक्म दिया गया तो मैं आज ही बता रहा हूँ लोगों को। ही डिड नॉट टेल एट दैट टाइम। सो ये लोगों का बाद में भी आना, आफ्टर थॉट भी आना, ये भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। मैं देखें चले मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूँ, लेकिन जो भी लेटर ऑन बात करता है मैं वो शख्स जो है कोई कम से कम वो बैकअप तो करे ना एविडेंस के साथ। कि अगर ये कह रहे हैं 50-60 हज़ार की लीड थी और PMLN, अब उनको ये भी नहीं पता कि पूरी सीटें वहाँ पे कितनी हैं। ठीक 14 कह रहे हैं, मुझे वो किसी ने बताया जहाँ पे 13 हैं। जी जी जी। फिर जो लीड जो है मैसिव लीड जो है वहाँ पे सिर्फ एक सीट के ऊपर है, वो जो पीपल्स पार्टी ने जीती है, गुजर खान वाली सीट जीती है। बाकी सीटें जो हैं बड़े क्लोज मार्जिन से एक में ओसामा सरवर साहब की सीट है, उसमें 30-35 हज़ार का मार्जिन है। बट कमिंग बैक टू, हमारे पास वक्त शॉर्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि ये कोई और ही आपको पीछे लगता है, अगेन आपने उसके ऊपर अपना गैस पूरा नहीं किया कि आपको क्या लग रहा है इनके इस स्टंट के पीछे या इनके इल्ज़ामात के पीछे कौन है? You are not at liberty to say so, or you don't want to say? I know, you know, मैं कोई गैस नहीं कर रहा, लेकिन मैं I'll refrain। ये आपको पता है कुछ और आप नहीं जानते? बिल्कुल ये अनफोल्ड हो जाएगी सिचुएशन जो है, इट्स मैटर ऑफ 24 आवर्स और 48 आवर्स। अरे ख्वाजा साहब, आप ज़रा हुकूमत साजी पे हम बात कर लें जल्दी से। पीपल्स पार्टी से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी क्या चीज़ वो क्या आपसे कह रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, और वो आपके साथ भी वफाक में नहीं आ रहे? मतलब वो ऐसे है कि वो दरवाजे पे खड़ा होके इत्तेहाद आपके साथ निभाएंगे, यानी कि वो काबीना में नहीं आना चाहते, उन्होंने बार बार कहा है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वज़ीर आज़म को वोट दे देंगे। इस अरेंजमेंट के साथ आप वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं? मैं ज़ाती ओपिनियन आपको दे सकता हूँ कि हम ज़रूर चाहेंगे वफाक में हुकूमत बनाना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन जो है, इस गिवन सिचुएशन में जो है हमारे पॉलिटिकल लॉसेस जो है ना, ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल लॉसेस सफ़र किए हैं। मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है मानने की कि इस इलेक्शन में हम पॉलिटिकल लॉसेस हुए हैं। ठीक, तो इसके बाद जो हम अगर एजेंडा परसू भी करें तो लेट्स से 2 years 3 years डाउन दी लाइन जो है वो हमारे पॉलिटिकल लॉसेस इस किस्म के हो जाएं कि हम रिकवरी की पोजीशन में भी ना कथी तौर पे हों। क्योंकि आप जो सियासत जो बात कहती है, जो डिक्टेट करती है कि आपने जितने डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं वो पहले साल में ले लें, बल्कि पहले 6 महीने में ले। ठीक, ये मरीज़ को आपने ऑपरेट करना है तो वो उसको पहले साल में, पहले 6 महीने में ऑपरेट कर लें, ताकि आखिरी सालों के अंदर वो दौड़ता फिरता नजर आए। बट क्या ख्वाजा साहब आपके ये पास सिचुएशन नहीं होगी, बट क्या आपके पास ये ऑप्शन है? ऑप्शन मैं पूछ रहा हूँ, ये ज़रा केयरफुली सुनिएगा, कि आप वफाक में हुकूमत ना बनाएं। आप कहीं नहीं, हम नहीं बना रहे यार, जिन्हें बनानी है बना लो। क्या ये ऑप्शन है आपके पास? ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जो है ये हम वे कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि हम बनाना चाहते हैं,
ऑप्शन की आपने बात की है, इट्स अ डिफ़िकल्ट ऑप्शन टू बैक आउट और नहीं, बट होता है ना, एक होता है कि यार मैं वो आई अंडरस्टैंड कि डैम इफ आई डू एंड डैम इफ आई डोंट, बट फाइन, बट आपका क्या ये है कि डैम इफ आई डोंट, मैंने आप कहते हैं कि नहीं यार फाइन, पंजाब में हम आ गए हैं, हम बना रहे हैं, वफाक में हम नहीं बनाते, ये अगर हम इसको पॉलिटिकली वे करके देख लेंगे, जब जो भी बातें आज कोई दबाव नहीं है आप पे कि बनानी है गुफ्तगू। देखें, हमारे साथ जो है, अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती तो हम किस तरह बना सकते हैं, हम मिनॉरिटी में हैं। 65% जो है पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की पंजाब में रहती है। ठीक, इकोनॉमी का साइज़ भी जो है पंजाब की इकोनॉमी का एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस जो है ना बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ एक रेवोल्यूशन ले आए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ले आए, एक गुड गवर्नेंस की जो है वो कर लें, और उधर हमें पीपल्स पार्टी जो है मार पड़ जाए, तो हमारा ये किया कराया भी जो है बड़ा गर्क हो जाएगा। कितनी यू नो वी आर इन, जिस तरह आपने कहा डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। अच्छा, वी आर डेविल इन द डीप सी। अब डेविल आई वोंट डिफाइन के कौन है, यू लीव इट टू समबडीज इमेजिनेशन। बट लास्ट, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को कहे ना, बहुत से आपके लोग कह रहे हैं जी मास्टरमाइंड काम बताएंगे, अगर पीपल्स पार्टी, अगर PMLN फैसला करे कि हमने हुकूमत नहीं बनानी वफाक में, मियां जावेद लतीफ़ साहब, अगेन योर पुराने मियां साहब के, आप सबके, वो कह रहे हैं जी बताएंगे 2024 का मास्टरमाइंड को। क्या मियां साहब को बाय डिज़ाइन किसी ने माइनस किया है इस सारी डिस्पेंसेशन से कि जी वो वज़ीर आज़म ना बने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मियां साहब में देखें, मैं मियां नवाज शरीफ ऑलवेज हैड द चॉइस एंड उनके पास आज़ादी थी। बिल्कुल, उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि मैं इस तरह की मखलूत हुकूमत का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उनके ख्याल में, बड़े मियां साहब के ख्याल में, कि क्योंकि ऑलरेडी 1.25 साल हैंडल की हुई है शहबाज शरीफ ने, तो परहैप्स ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल दिस टाइम आल्सो। ये मैं लॉजिकल कंक्लूजन का निकाल रहा हूँ। मतलब इसके अंदर कोई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो अल्टीमेट लीडर है, वो मेरा मतलब एक शेर है, ठीक है, जो मर्जी फैसले करे, जड़ा है असी उसकी तमील कराना इंशाल्लाह। चल ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम करते हैं कि मजीद बात हो जाए, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला इतना सादा नहीं, इल्ज़ामात बहुत बड़े लग चुके। अब मामला किस तरफ जाएगा, महज जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके हवाले से उन पर इल्ज़ामात लगाने से मामला हल नहीं होंगे। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उनके शवाहिद सामने नहीं आए। कुछ लोग कह रहे हैं नाकाबिले तरदीद सबूत उन्होंने पेश किए, लेकिन सवाल यही है कि वो नाकाबिले तरदीद सबूत कहाँ पर हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब अहमद उवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकील भी रहे हैं इमरान खान साहब के, और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद उवैस साहब। जनाब राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा JUI फे के। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपका भी आपने वक्त दिया। अब अहमद उवैस साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा, बहैसियत एक वकील भी, जो स्टेटमेंट उन्होंने आके दे दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कमिश्नर रावलपिंडी ने, और इल्ज़ामात भी जड़ दिए कि ये हुआ है और हमने सब कुछ किया है और मुझे रात को नींद नहीं आती है, सब कुछ हो गया। लेकिन कानूनी तौर पर ये इल्ज़ामात तो अभी इल्ज़ामात ही हैं। या तो कोई वो एविडेंस पेश करते, वो एविडेंस उन्होंने पेश अभी तक नहीं किया, इल्ज़ामात लगा दिए। और इल्ज़ामात भी, उनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जिनका इंतखाबात से बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चीफ जस्टिस साहब की ज़ात है। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा दिया। इन इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत क्या है बगैर किसी सबूत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो आपने किया है, और दिस इज़ वन कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ए बैरिस्टर। मैं आपके सामने कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये उसने इल्ज़ाम लगाए। अब इल्ज़ाम जो है ना, ये तो एक फोरम बनेगा। ये मसला अब चाहिए ये था, बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब उसके बराबर मुकाबल खड़े होके और इनका जवाब देना शुरू कर दें जैसे उन्होंने आज किया है। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत है। मुझे तो बड़ी दुख हुआ ये उनका ये एटीट्यूड देख के चीफ साहब का। उनको चाहिए ये था कि उनके ऊपर अगर उसने ये झूठे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो प्रोसीडिंग 184(3) में ले सकते हैं और एक बेंच बनाते, चाहे बड़ा बेंच बनाते और अपने आप को उसमें ना बिठाते, ठीक, और उस बेंच में इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग को ओपन करते, अच्छा जी, डिग आउट करते इसकी डिटेल, और वहां पे वो इल्जामात जो उसके वो जो सबूत वो लेके आता और उसको टैली करने के लिए और जो जो रिक्वायरमेंट होती वो सारी की सारी सामने खोली जाती, ताकि ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए, ये एक सिर्फ इतने कहने से ये मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी बात है किसी मुल्क में, और किसी के मतलब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के मुंह से ये अल्फाज निकलने, और ना सिर्फ यही, इज नॉट द ओनली वन। आपने देखा कुछ दिन पहले डीसी खुशाब ने भी इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाए। उसने कहा कि मैं एक सख्त एक अज़ियत के दिनों से वो उसने कहा कि गुजरने का बताया कि ये जो रिगिंग और जो कुछ उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया है, और उसके बाद कमिश्नर की ये बात आ गई। नहीं, बट तो जरूरी ये सुप्रीम है कोर्ट तो ये कह रही है ना सर कि 19 फरवरी को ऑलरेडी एक केस लगा हुआ है और उसमें ऑलरेडी इस्तदा ये है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि ये धांधली शुदा है, वहां पर ही इन मामलात को भी देख लिया जाएगा। तो आपके नजदीक सेपरेटली इस मामले को देखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अब ये तो स्वाबदीद तो उनकी है, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग उसमें भी ओपन हो सकती है, लेकिन ये अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये बड़ा बेंच बेशक बने और उसके अंदर जो है उसमें इसको इंक्लूड करें, या सेपरेटली इस मैटर को, क्योंकि चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है। ठीक है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हुआ, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस के ऊपर है, एक अलहदा से होना चाहिए था, और उनके ऊपर ये वहाँ पे ये सबूत लेके आएगा जो कमिश्नर रावलपिंडी जो है, ये वहाँ पे जो सबूत इसके पास है ये लेकर आएगा, या जो डिटेल वो बताएंगे। ठीक है, ये ऐसा क्राइम है जिसके सबूत आसानी से अनलेस के इसकी इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ओपन करेगा, तो सारी बातें मैं खुद जानता हूँ लाहौर में क्या हुआ है। अच्छा जी, मेरे वो डिटेल का मेरे पास वक्त नहीं है जब मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता था, किया गया आरओज को, और कितना सख्त दबाव के तहत उनसे क्या क्या काम करवाए गए हैं। ठीक, अच्छा, सोच नहीं सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आप कहते हैं तारीख साज धांधली हुई, बट सुमरो साहब आप फरमाइएगा, अब ये आज एक अपनी तरफ से एक इंकशाफ हुआ, अदालत को बुलाना चाहिए, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक डिवीज़न के कमिश्नर ने कहा, रावलपिंडी डिवीज़न है, मुतअद्दिद अजला है उनके नीचे, वो कह रहे हैं जी कोई हमने इतने सीटों को हमने तब्दील किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि जी कमिश्नर का तो इंतखाबी मामलात से ताल्लुक ही नहीं है, DRO डिप्टी कमिश्नर होता है, ROs उनके नीचे होते हैं, कमिश्नर का काम नहीं है इंतखाबात से कोई रिलेटेड। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस का बयान भी आया, वीडियो बयान, उन्होंने कहा भाई इल्ज़ामात लगाए हैं तो उन्हें इल्ज़ामात के साथ कुछ शवाहिद भी दे देते, आप सिर्फ इल्ज़ामात लगे हैं, आप भी एहतजाज करें, यानी JUIF एहतजाज कर रही है, हम आवाज़ हैं आप तहरीक इंसाफ के साथ, बावजूद इस बात के कि आपका सारा जो धांधली का मुकदमा है उसमें सबसे ज़्यादा जो आप अफेक्ट हुए हैं, अगर वो धांधली हुई है तो वो तहरीक इंसाफ के हक़ में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना साहब की नशिस्त के ऊपर उनका इल्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि आपके नज़दीक क्या कमिश्नर साहब के इन इल्ज़ामात को ऐसे ही ले लेना चाहिए कि इंतखाब का ये एक मिसाल बन गई कि इंतखाबात धांधली ज़दा है, या आपको लगता है कि नहीं, बग़ैर तफ्तीश के इन इल्ज़ामात का कोई सर पैर नहीं है? सुमरो साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, और एक सवाल में आपने इतनी सारी बातें और सवालात कर दिए कि उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए जिसके मैं जवाबात दे सकूं। मैं इख्तिसार की दरखास्त करूंगा आपसे। आपने सवालात इतने ज्यादा कर दिए हैं, गुजारिश ये है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला काम ये करे, आज ऐलान कर दे कि वो ROs और DROs जो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह बयानात देना चाहते हैं वो आए, बयानात दें, उनके जान माल इज्जत आबरू के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और उनको किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट आज उनको अपनी जिंदगी की जमानत दे दे। मैं दावे से कहता हूं कि इस तरह के आपको कोई 100 से ज्यादा ROs DROs इस बयान में हल्फी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे जिनके ज़मीर उनको मलामत कर रहे हैं। ठीक, जहां तक बात है सबूतों की, हम जो पिछले 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं,
हाईवेज बंद हैं, सिंध पंजाब बॉर्डर बंद है, कल लाखों का इज्तिमा हैदराबाद में था। जी। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतनी हिम्मत फरमाएंगे कि मुझे बुला लें? हमारी तो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर जब उनको हमने इलेक्शन कमीशन में चले गए इस्लामाबाद में, वहां दरखास्त दी है, वहां हमारी दरखास्त उन्होंने रद्दी टोकरी में फेंक दी और उसको मुस्तरद कर दिया। तो आप कमिश्नर कराची को कहते हैं कि सबूत दे दें। हम जब आपके पास खुद आ रहे हैं और आप हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बुलाएं, मैं लाड़काना के आपको सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। शिकारपुर NA-193 के सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। NA-191, NA-192 कश्मीर और शिकारपुर और घोटकी और उबावड़ों के मैं सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई है, जो मेरे मोबाइल में मेरे पास मौजूद है। मुझे बुलाएं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। कमिश्नर रावलपिंडी की तरह मुतअद्दिद लोग हैं जो मैदान में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जान से डर रहे हैं। अपने बच्चों के जान से डर रहे हैं। उनके तहफ्फुज़ को आप यकीनी बनाएं। इस तरह के बहुत सारे बयानात आएंगे। बाकी जहां तक आपने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट, मौलाना साहब जीत चुके हैं, मौलाना साहब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की नहीं, पूरे मुल्क की है। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना साहब तो आराम से घर में बैठे हुए हैं। 2 दिन से मीडिया पे बहस यही है, हालांकि वजीर आजम बन रहे हैं, वज़ीर आला बन रहे हैं। कहीं आपको ये खबर नजर नहीं आ रही होगी 2 दिन से मौलाना साहब दे रहे। मेरा इस्तदलाल सिर्फ इस हद तक था कि जो सीट खैबर पख्तूनख्वा की है DI खान की, मैं उसके हवाले से कहा था। पशीन से तो यकीनी तौर पर जीत गए। देखें, पिछली मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में नहीं थे, फिर क्या हुआ? मौलाना साहब की इज्जत कम हो गई, हैसियत कम हो गई, कदकाठ कम हो गया। नहीं, लेकिन आपको लगता है, मुझे जवाब पूरा करने दें, मुझे जवाब पूरा करने दें, एक सेकंड में। मौलाना फजलुर रहमान अपने जात की जंग नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अवामी मैंडेट की जंग लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं, जमीयत उलमा समझती है, मौलाना साहब समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 70 साल के पिछले इंतखाबात को। अच्छा, बट सुमर साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आपको, क्या आप ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं? क्या मौलाना साहब की DI खान की सीट जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में लड़ी है, क्या उस सीट पर अली अमीन गंडापुर के हक में धांधली हुई है या नहीं हुई है? वो अपने जोर पर जीते, अपने वोटों से जीते? इस पर फरमा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में 1 लाडला था, इस इलेक्शन में 4 लाडले बनाए गए। 1 लाडला उनसे नहीं संभला, अब 4 खुदा जाने के वो कैसे संभालेंगे। एक कराची में लाडला बनाया गया, एक अंदरूनी सिंध में बनाया गया। आपको एतराज है कि मतलब अली अमीन गंडापुर मौलाना साहब के साथ मतलब जो मुकाबला था वो धांधली से भरा हुआ, नहीं धांधली करके जीते अली अमीन गंडापुर 2024 के इंतखाब? आप अली अमीन गंडापुर पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि हजूर वाला मौलाना साहब उनके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे थे ना। क्या है मौलाना साहब के सामने? हजूर इलेक्शन से लेकर मौलाना वो हैसियत को छोड़ दे, इंतखाबात तो लोग लड़ते ही है ना राशिद भाई, इंतखाब तो लड़ा ना मौलाना साहब ने। की बात करें ना, आप एक हल्के की क्यों? नहीं, मैं हल्के की इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं धांधली हुई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिन हलकों में धांधली हुई उनमें से बहुत से हलके ऐसे हैं जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। तो मुझे ये फरमा दीजिए, क्या उनके हक में भी धांधली हुई या नहीं हुई? हमें शिकायत न तहरीक इंसाफ से है इस मामले में, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, न MQM से है, न मुस्लिम लीग नून से है। हमें इस हवाले से शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, सुप्रीम कोर्ट से है और एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट से भी है। मैं जरा खुर्रम दस्तगीर खान साहब के पास आऊँगा जरा, क्योंकि वो इंतखाब उन्होंने भी बहुत लड़े हैं, इस दफ़ा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। एतराज़ उनको भी है इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर, लेकिन उन्होंने बड़ा ओपनली अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया। और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है शिकस्त हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको एतराज़ अपनी शिकस्त पर है। एक ब्रेक के बाद जरा उनका मौक़िफ़ लेंगे। खुर्रम साहब, आपने भी इंतखाब लड़ा, आप जीतते रहे मुतअद्दिद दफ़ा, पहले भी 2018 में भी आपने जीता, इस दफ़ा शिकस्त हुई। एक कमिश्नर साहब आते हैं, वो कह देते हैं जी कि मैंने इतने हलकों के नताइज तब्दील कराए और मैंने धांधली कर दी है। सुमरो साहब फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग तैयार हैं, सिर्फ अपनी जान की अमान चाहते हैं। अहमद उवैस साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स करवानी चाहिए, खुद ना बैठे वो, लेकिन इसके शवाहिद सामने लाने चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर? मुनीफ साहब, मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि ये
अब पिछले कोई 10 साल से जो मेला इल्जामा पाकिस्तान में शुरू हो गया है, एक दुश्मनाम का मेला है, वो बंद होना चाहिए। हम शुरू हुए हैं, आपको याद होगा 35 पंक्चर से, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर से, फिर इस दफा हमने जो हैं वो नकली और जाली फॉर्म 45 भी देखे हैं। उससे पहले हमने साइफर भी देखा है। अभी यूरोपियन यूनियन का लेटर जो है वो फेक निकला है। और ये सारी चीजें एक ही जगह से आ रही हैं। तो आज की भी जो इल्जामात हैं जो उन साहब ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक 18 दिन पहले जो हैं वो लगा दिए हैं, और ये बात तो कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक ऐसा शख्स जिसका जो चेन ऑफ कमांड है इंतखाबात करवाने में, उसका कोई रोल नहीं था उसके अंदर, तो लिहाजा उन्होंने एक बात की है। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अगर हर इल्ज़ाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए और उसकी तहकीकात शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो और कोई काम नहीं कर सकता सवाई ये। तो लिहाजा इन साहब के ऊपर जब तक ये आज खुद आकर अदालत में सबूत जमा ना करवाएं, चाहे किसी भी सूरत में हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम जो है वो फिशिंग शुरू कर देते हैं, यानी मछली दरिया में डालते हैं जाल के, शायद कोई मछली फंस जाए सबूत की। भाई जिसने इल्जाम लगाया है, इतना संजीदा इल्जाम लगाया है, उनको चाहिए कि वो इसके सबूत लेकर अदालत में खुद आए, बजाय ये कि अदालत उन्हें बुलाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया 2013 में जनाब अफजल खान साहब भी ऐसे इल्जामात लगा चुके। उन्होंने उस वक्त के बहुत ही ऑनरेबल मरहूम फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर गलत इल्जामात लगाए। और अगर मैं आपके नाजरीन को याद करा सकूं कि जब अफजल खान को अदालत में बुलाया गया तो वो कटहरे में खड़े बेहोश हो गए, और उसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफी मांगी, और उसके बाद वो सारा जो जंजाल उनके इल्जामात से खुला था वो बंद हो गया। तो लिहाजा यहां भी जो संजीदगी है इस सारे इशू की, और उन्होंने खुद अपनी ज़हनी हालत का भी हमारे सामने रख दिया है, तो ये इशू संजीदा जरूर है, लेकिन जब तक ये सबूत लेकर खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, इनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कह देना कि जी उन्होंने ये काम किया, तो फिर अपनी मीडिया की अदालत नहीं है ना। नहीं, बट खुर्रम साहब, ये भी तो एक इशू है ना कि उन्होंने इल्जाम चले लगा दिया, ये दुरुस्त आपने कहा, सब हर कोई कह रहा है कि सबूत आए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ इल्जामात उन पर अब लग रहे हैं। कोई कहता है जी वो किसी के फ्रंटमैन हैं, कोई ये कह रहा है कि जी उनके फलाने के साथ ताल्लुकात हैं, उनको पैसे आए हैं, ये हो गया वो हो गया, बाकायदा तौर पर जी उनकी किरदार कुशी भी की जा रही है, बड़ी ज़ाती नौयत के इल्जामात भी उन पर लगाए जा रहे हैं, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर किया गया। ये बात कि किसी की साहबजादी किस दौर में कहाँ मुलाजमत कर रही थी, किसी का घर किस जगह पर है, किसी का ताल्लुक रिश्तेदारी किसके साथ है, किसी के बेटे की शादी कहाँ पर हुई है, ये इल्ज़ामात क्या उस तासुर को ज़ाहिल कर सकते हैं जो कि आज उन्होंने क्रिएट किया? वो सच्चा है झूठा है मुझे नहीं पता, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, मैंने नहीं सबूत देखे, लेकिन जो ये इस तरह का काम है ये भी कुछ दुरुस्त है? इल्ज़ामात लगाने की जगह इसलिए बनी है मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि इनको चाहिए था कि ये या तो फिर आप भी वकील हैं, वो क्या दफ़ा 64 का जो बयान है जाके मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर देते और अपना जो इकबाली बयान है एक स्टैम्प पेपर पे दस्तखत के जरिए अदालत में दाखिल कर देते कि जी मेरी ये शहादत है जो मैं देना चाहता हूँ। ठीक, सिर्फ मीडिया की अदालत में एक दुश्नाम कर देना, इल्जाम लगा देना जिसका कोई सर पैर नहीं है, लिहाजा यहां हम बार बार इस गड़े में गिरते हैं, हम 35 पंक्चर के गड़े में गिरते हैं, हम साइफर के गड़े में गिरते हैं, हम जनाब यूरोपियन यूनियन के लेटर के गड़े में गिरते हैं, और वो बात जो है वो झूठी साबित होती है और एक ही सोर्स से सारा झूठ आ रहा है। यहां मुनीफ साहब एक बात मुझे बड़ी संजीदा करनी है, इन इल्जामात की जो सेहत है उससे कता नजर ये वाजे है कि पाकिस्तान में अब अनारकी और फाशिज्म की जो कुव्वतें हैं वो मुल्क को डीरेल कर रही हैं, मुल्क का जो इस्तेहकाम है उसको मजीद गैर इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रही हैं, जिसकी वजह से हम सबको
बहुत तशवीश होनी चाहिए। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वक्त कम था, मौका मौजूद मेहमानों का हमारे सामने आया, इस पर बड़ी खुलकर बात की गई। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।